नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में हमने सामाजिक न्याय की आवाज को सुनना चाहा है कवियों के मुख से। और ये विगत 1 माह से सामाजिक न्याय पर आ गई मैडम। लगातार 1 महीने से सामाजिक न्याय के संबंध में हमारी परिचर्चाएं चलती रही हैं। और इसी महीने में 7 अगस्त को बीपी मंडल जी की द्वारा रचित बीपी मंडल की जो रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी। उसके बाद जो है आदरणीय बीपी मंडल जी का जन्म दिवस आया 25 अगस्त को। और कल जो है आदरणीय दीना भाना जी का जन्म दिवस था, जो वामसेप के संस्थापक थे। और इस तरह से बहुत हमारे महापुरुषों के नायकों के किए गए कार्यों का जो है ये महा रहा। और सभी ने सामाजिक न्याय की आवाज को बड़ी बुलंदी के साथ उठाया है। और आज इस महा का जो है समापन की ओर हम हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे बीच में इस चर्चा करने के लिए उपस्थित है आदरणीय डॉक्टर संतोष पटेल जी, जो प्रख्यात कवि, लेखक और भोजपुरी साहित्य के जाने माने कवि भी हैं और बहुत ज़्यादा संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ आदरणीय जयप्रकाश फाकिर जी हैं हमारे साथ। आप एक समालोचक हैं और प्रतिशोध की कविताएं लिखने में आपको बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छे जाने माने कवि भी हैं और बहुजन चिंतक हैं। बहुजनों की आवाज को बुलंद करने का आप लोग काम करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय संतोष पटेल जी। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर जी कश्यप सर, और हमारे समय के बहुजन समाज के एक बहुत बड़े आलोचक, चिंतक और कवि, और मैं उनको भर्सटाइल जीनियस कहता हूं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय जयप्रकाश फाकिर सर, हमारी छोटी बहन शैली किरण, और आज हम लोग जो बैठे हैं AIBCA चैनल पे से जुड़े तमाम हमारे मित्र, दर्शक और सामाजिक न्याय की चेतना से स्पंदित तमाम हमारे बहुजन के मित्र और भी बहुजन विचार के समर्थक गण और हमारे मित्रगण, सबको मैं सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम और क्रांतिकारी जय भीम से आप लोग का स्वागत करता हूं। और आदरणीय डॉक्टर कश्यप सर ने मुझे सबसे पहले बुलाया है, मैं उनका आभारी भी प्रकट करता हूं। और शुरुआत में ही मैं भारत के मूल संस्कृति के विरासत के ध्वजवाहकों, करुणा के अवतार, करुणाकर, तथागत बुद्ध, वाणी के डिक्टेटर बाबा कबीर, जाति पाति उन्मूलन के नायक रैदास जी महाराज, नारायण गुरु, ज्ञान के प्रतिमूर्ति बाबा साहब आम्बेडकर, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, तमाम बहुजन नायकों को मैं उनके चरणों में अपना नमन प्रेषित करता हूं। मित्रों, ये सप्ताह बहुत ही हमारे लिए गौरवपूर्ण सप्ताह रहा। लगातार हम लोग राम स्वरूप वर्मा जी का जन्मदिन मना रहे थे, अर्जक के संस्थापक, जिन्होंने 6 समताओं में विश्वास किया, पढ़ने में, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, जो 6 समताओं की बात करने वाले मानवतावादी विचार के प्रवर्तक राम स्वरूप वर्मा जी का जन्मदिन। तेज आवाज में बोलिए सर। हेलो, अब आवाज आ रही है? और जी सर, आ रही जी। और उसके बाद हमने वामसेम के संस्थापक जी का भी अभी जन्मदिन था कल, उनको भी अपना सादर सुमन समर्पित किया। उसके पहले साहू जी महाराज, जिन्होंने आरक्षण के जनक थे, उनको भी हमने याद किया। और आज हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है।
आज हमारे बहुजन के भारत नहीं विश्व के ज्योतिपुंज और गीतों के राजकुमार, जिनको हम कविराज गीतकार शैलेंद्र के नाम से जानते हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो आज AIBCA चैनल के माध्यम से मैं उनको श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करता हूं, और उनको याद करते हुए मैं मानवतावादी चिंतक कवि को कई अर्थों में याद करता हूं। आज जब सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो कवि साहित्यकारों का भी एक अपना योगदान है, जो अपनी कलम से आपकी चिंतन धारा को, अपनी चेतना को जागरूक करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारा समाज जब तक चेतना से युक्त नहीं होगा तब तक हम पॉलिटिकल जो पावर लेने की बात होती है, जिसको मान्यवर काशीराम जी ने दिलाने का काम किया था, वो पॉलिटिकल पावर में हम हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगे। मित्रों, पॉलिटिकल पावर के बगैर हम अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, इसलिए हमें पॉलिटिकल पावर से राजनीतिक शक्ति और सत्ता की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ हमें जुड़ना ही पड़ेगा, और हम कलाकार, कलमकार, आप लोगों को एक तरह से छोटा ही इफेक्ट, जिसको रिफलिंग इफेक्ट कहते हैं, उस इफेक्ट से जोड़ते हैं, जिससे कुछ नहीं तो हलचल तो जरूर समाज में होगी, लोगों में थोड़ी तो जागरण होगी, और उस जागरण से लोग आगे बढ़ पाएंगे। मित्रों, मैं इसी जागरण को लेके मैं कुछ कविताओं को लिखता हूँ, कुछ कविताएं आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। आदरणीय जय फाकिर सर की अनुमति से और जी सिंह जी के अनुमति से मैं एक दो कविताएं शुरू में पढ़ता हूं। अगर आप लोग को अच्छी लगेंगी तो उन कविताओं को फिर मैं दूसरी भी कविताएं सुनाऊंगा। मेरी एक नई किताब आ रही है, नो क्लीन चिट, जारी है लड़ाई के बाद। एक नई किताब मेरा संग्रह, कविताओं का संग्रह है, वो है नो क्लीन चिट। और उस संग्रह का जो भूमिका है, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे समय के सबसे बड़े आलोचक चिंतक आदरणीय जयप्रकाश फाकिर सर, वो उसकी भूमिका लिख रहे हैं। मैं उसी से एक कविता सुनाता हूँ, और इस कविता को मैं, आप लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि वो कविता जो है किसको मैंने समर्पित की है। तो सुना जाए। सुनते होंगे अपराधियों को मिला क्लीन चिट, सुनते होंगे अपराधियों को मिला क्लीन चिट, और हो गए सब के सब बाइज्जत बरी, और हो गए सब के सब बाइज्जत बरी। बहुत मेहनत किया था पुलिस, वकील, अभियोजन और न्यायालय ने। सुनते होंगे अपराधियों को मिला क्लीन चिट, और हो गए सब के सब बाइज्जत बरी। बहुत मेहनत किया था पुलिस, वकील, अभियोजन और न्यायालय ने। जब फैसला आया था शंकर बिग्घा नरसंहार का, कहते हैं सबूतों के आधार पर, गवाहों के मुकरने पर, हो गए थे सारे अभियुक्त दोष मुक्त। जिन्होंने उतारा था बड़ी बेरहमी से मौत के घाट, रात्रि के वक्त 23 बहुजन स्त्री, पुरुष और मासूम बच्चों को। बावजूद इसके मिला दोषियों को क्लीन चिट, और किए गए सभी अभियुक्त बाइज्जत बरी। साक्ष्यों का अभाव और संदेह का लाभ मिलता ही है केवल दबंगों को। साक्ष्यों का अभाव और संदेह का लाभ मिलता ही है केवल दबंगों को, जैसे मिला था लक्ष्मणपुर बाथे कांड के अभियुक्तों को। जैसे मिला था लक्ष्मणपुर बाथे कांड के अभियुक्तों को, जो थे सच में आरोपी 16 बच्चों और 27 बहुजन स्त्रियों समेत 58 हमारे लोगों के नृशंस हत्या के। इसमें थी 8 गर्भवती महिलाएं, जिनके गर्भस्थ शिशुओं की भी हुई कायरता पूर्वक हत्या। और कहा था आरोपियों ने चीखते हुए
कि जरूरी है सांप के सपोलों की भी हत्या, तब भी मिला आरोपियों को न्यायालय से क्लीन चिट और हो गए सारे दोष मुक्त और किए गए बाइज्जत बरी। बहुत बड़ी दास्ता है इस बाइज्जत बरी का, बहुत बड़ी दास्ता है इस बाइज्जत बरी का। लंबी फहरिस्त है इसकी, बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी। किस किस नरसंहार का नाम लूं? बेलछी, बथानी टोला या नागरी बाजार? बेलछी, बथानी टोला या नागरी बाजार? याद होगा ना भोजपुर का मियाँ गांव? याद तो नहीं होगा भोजपुर का मियाँ गांव, जहां हुई थी नृशंस हत्याएं 34 बहुजनों की। मिला था क्लीन चिट न्यायालय से उस नरसंहार के सारे अभियुक्तों को, और सब के सब हुए थे बाइज्जत बरी। याद करना जरूरी है बथानी टोला नरसंहार, याद करना जरूरी है बथानी टोला नरसंहार। केवल 21 बहुजनों की थी अमानुषिक हत्याएं। अभियुक्तों को तब भी मिला था संदेह का लाभ, मानो हो ही नहीं हो कोई हत्या, और हत्या हुई है किसी प्राकृतिक आपदा से, और न्यायालय ने सबको दिया था क्लीन चिट, और सब के सब अभियुक्त हो गए थे बाइज्जत बरी। फिर सारे अभियुक्त हो गए बाइज्जत बरी। बताते हैं नरसंहारों के सुनवाई के लिए बने थे न्यायालयों में फास्ट ट्रैक। बताते हैं न्यायालयों के में बने थे फास्ट ट्रैक, लेकिन कब हो गए ये स्लो ट्रैक, और फिर हो गए लो ट्रैक, और अंत में नो ट्रैक। पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। पुलिस, अभियुक्त और अभियोजन, वकील और न्यायपालिका का प्रयोजन नहीं जानती थी भले फूलन, फिर भी दिया उसने सबको धत्ता। अपने साथ हुए अन्याय का दिन दहाड़े हुए उसके साथ बलात्कार का किया था भयावह प्रतिरोध, और अपनाते हुए न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत मौत के घात उतार दिया उन 22 कुकर्मियों को, ताकि नहीं मिल सके किसी को संदेह का लाभ, ना साक्ष्यों का अभाव, ना मिले किसी को न्यायालय से क्लीन चिट, और ना कोई मूछों पर ताव देते हुए हो बाइज्जत बरी। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत आपने अच्छा सुंदर चित्रण किया क्लीन चिट का। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है समाज में कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े नरसंहार करने वाले, कांड करने वाले, उनको क्लीन चिट दे करके बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन आपने एक एक दर्द को इस तरह बयां किया है और एक प्रतिशोध को इसे दिखाया है। ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको जो है, हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं और बड़ी प्रशंसा आपकी हो रही है। संतोष पटेल जी, अभिवादन आपको। रविंद्र जी लिख रहे हैं, और जो है और भी हमारे साथी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, साथ साथ संतोष पटेल जी का भी। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी सुंदर तरीके से इसका चित्रण किया। अब मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय जयप्रकाश फाकिर जी के साथ, जो समालोचक हैं और एक बहुजन चिंतक है। एक पीड़ा उनके मन में इस बहुजन समाज के प्रति जो है उसको उजागर करने का काम करते हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे के आधार पर। और इसी के साथ हमारी जो नयन जो है शैली किरण भी जुड़ चुकी है हमारे बीच में। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम शैली किरण जी हिमाचल प्रदेश है और आज की जो है बहुत बड़ी समालोचक है और कवि है। मैं सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं लेट जुड़ी हूँ थोड़ी, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मैं आ नहीं पा रही। और मैं अभी बुलाना चाहता हूँ आदरणीय फाकिर जी को। फाकिर जी जो है म्यूट कर दिए अपने आप को। फाकिर जी, आप आमंत्रित हो अपनी एक जोरदार वक्तव्य के साथ, अपना सामाजिक न्याय का दर्शन देते हुए, हमारे महापुरुषों के द्वारा किए गए क्रांतिकारियों को जो है सामने रखते हुए, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, और साथ ही साथ जो है आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था कंट्रोल होती है, और उसमें जो है हम लोगों को भी मार्गदर्शन मिलता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय फाकिर जी का, वो मंच पर आए और अपनी बात रखें।
जी फकीर जी। तकनीकी कारणों से थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वीडियो में। जी जी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज जी सुनाई दे रही जी होगी। मैं जी जी सबसे सुनाई दे। पहले कश्यप जी को धन्यवाद देता हूँ ये मौका देने के लिए, और संतोष पटेल जी का साथ देने के लिए, और शैली जी का भी साथ देने के लिए मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और मैं कविता पढ़ने के पहले प्रतिरोध के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी मेरा ये मानना है कि ये जो प्रतिरोध की कविता है या जो प्रतिरोध शब्द है, जी जी उसको मैंने खोज किया तो मैंने पाया कि इसके कई सारे डिफिनीशन, परिभाषाएं दी हुई हैं। तो इस परिभाषा में सबसे मुझे जो परिभाषा प्रचलित परिभाषा लगी वो ये है कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, जो वर्चस्वशाली जो विचारधारा है, उसके खिलाफ जो कविता लिखी जा रही है उसको प्रतिरोध की कविता कहते हैं। वही प्रतिरोध की कविता है। जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी के खिलाफ जो कविता लिखी जाए वो प्रतिरोध की कविता है। और तो जैसे कि अभी संतोष पटेल ने जो कविता पढ़ी, बड़ी सशक्त कविता थी। खासकर ये पंक्ति एक बहुत गहरा पावरफुल व्यंग थी कि पहले फास्ट ट्रैक, फिर स्लो ट्रैक, फिर नो ट्रैक। तो एक बहुत बड़ा व्यंग था वो जो वर्चस्वशाली जो वर्ग है, जो जातियां हैं, उनके न्याय प्रणाली के ऊपर कि ये न्याय प्रणाली एक धोखा है, बस आई वाश जिसको बोलते हैं, आंख में धूल झोंकना है, और इसमें न्याय की उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं। सबूतों के अभाव में बरी कर दिए जाते हैं। सबूत देने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार से लेकर, यानी कार्यपालिका, विधायिका से लेकर न्यायपालिका तक सरकार के तीनों अंग किस तरह वर्चस्वशाली व्यक्ति के एक औजार और टूल के रूप में काम करते हैं। और ये उसी के प्रतिरोध में ये कविता लिखी गई। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो खुद ये प्रतिरोध शब्द उनके वर्चस्वशाली भाषा का सबूत है। ये प्रतिरोध शब्द हम दलित बहुजनों का नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। प्रतिरोध का मतलब होता है कि पहले से कोई एक विचारधारा है, उसके खिलाफ कोई एक लड़ाई करे तो वो प्रतिरोध है। तो इसमें एक चीज अंतर्निहित है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इसमें अंतर्निहित ये है कि जो वर्चस्वशाली वर्ग है, जो ब्राह्मण जातियां हैं, जो खुले शब्दों में फ्रैंकली कहा जाए, मैं स्पष्ट भाषा प्रयोग करने में विश्वास करता हूँ, तो जो वर्चस्वशाली वर्ग या जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण सवर्ण जो हैं, वो प्रीमोडियल है, वो पहले हैं, और उनकी प्रतिक्रिया में हम लोगों का जन्म हुआ है। इसमें ये अंतर्निहित एक हिडन एजम्पशन है कि पहले वो एक विचारधारा पहले से है और उसके खिलाफ प्रतिरोध में हम लोग जन्म लिए हैं। जबकि बात उल्टी है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो देखेंगे कि उनकी विचारधारा प्रतिरोध की विचारधारा है और हमारी विचारधारा असली विचारधारा है। जैसे आप इतिहास में जाएं तो देखेंगे कि पहले कबीरदास अपनी विचारधारा को लेके आते हैं और उनके खिलाफ तुलसीदास आता है बाद में। तुलसीदास 15वीं 16वीं शताब्दी का आदमी है, जबकि कबीरदास 13वीं 14वीं, तो 13वीं शताब्दी के खिलाफ 16वीं शताब्दी में कोई आया। तो प्रतिरोध कौन है? रद्दे अमल, प्रतिक्रिया कौन है? तो प्रतिक्रिया तुलसीदास है। तो ये एक जो हम लोग खुद उसके प्रतिरोध डेरिवेटिव के रूप में देख रहे हैं, ये एक अनैतिहासिक अवधारणा है। ये इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक क्योंकि हम लोग भी एक वर्चस्वशाली विचारधारा, ब्राह्मण वादी विचारधारा के अधीन जीते हैं, तो हम भी अपनी बात कहने के लिए उसी के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ब्राह्मण विचारधारा एक भाववादी आइडियलिस्ट विचारधारा है, जिसके लिए मटेरियल यानी पदार्थ का अस्तित्व बाद में है, पहले प्रत्यय या भाव का अस्तित्व है, जिसको भाववाद कहा जाता है दर्शन शास्त्र में। लेकिन हमारा जो चरवाक का दर्शन है, बुद्ध का दर्शन है, हमारी जो सुन्नी हुई परंपरा है दलित बहुजनों की, कबीर की, सिद्धों की, नाथों की, बुद्ध की, मखली गोसाल की, आजीवकों की, ये सारी परंपरा पता कर ले भौतिकवादी रही है। हम मटेरियल के अस्तित्व में
और चेतना को, भाव को उसके डेरिवेटिव के रूप में देखते हैं। तो ये एक भाववादी विचारधारा की विशेषता होती है कि वो परिवर्तन में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए वो अपने धर्म को भी सनातन धर्म बोलता है कि सनातन है, सदा से वो वैसा ही है, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जबकि बुद्ध बोलते हैं कि कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है परिवर्तन के सिवा, परिवर्तन सबसे बड़ा सत्य है। तो जो परिवर्तनकामी विचारधारा वो मानती है कि शुरू से ही ऐसा नहीं था, ये ब्राह्मण शुरू से ही वर्चस्वशाली नहीं था। तो अगर हम शुरू से ही ब्राह्मण को वर्चस्वशाली माने तभी अपनी कविता को प्रतिरोध की कविता कहने की जरूरत है कि भाई वो बहुत पहले से टाइम मेमोरियल शाश्वत टाइम से ब्राह्मण है, उसके प्रतिरोध में हम लोग हैं। जबकि ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही उसका प्रतिरोध नहीं था। शुरू में हम ही लोग का वर्चस्व था और दलित बहुजन का अपना एक इग्लिटेरियन सोसाइटी था, जिसकी प्रतिक्रिया में, जिसके डेरिवेटिव में, जिसका शोषण कर इन ब्राह्मण सवर्णों का, शोषक वर्गों, उत्पीड़ित वर्गों का जन्म हुआ। तो वो प्रतिरोध है, हम लोग प्रतिरोध नहीं है। तो हम लोगों को वापस उसी को प्राप्त करने की जरूरत है जो एक इग्लिटेरियन सोसाइटी थी, जो जाति विहीन एक सोसाइटी थी। इसलिए इतिहास एक का अस्तित्व है, ये जाति पाति व्यवस्था एकदम शुरू से ही नहीं है, ये इतिहास के एक पॉइंट ऑफ टाइम में बनी है। इसके पहले एक जाति विहीन समाज था और इसके बाद भी एक जाति विहीन। तो इसको हम लोग जब प्रतिरोध, अगर इनकी शब्दावली, एक वर्चस्वशाली ब्राह्मणवादी शब्दावली में जब हम बात करते हैं अपनी भी बात कहने के लिए, तो हम उन्हीं के वर्चस्व को मजबूत कर रहे होते हैं। इसलिए प्रतिरोध की कविता, इसीलिए देखिएगा जो सवर्णों का मंच है, जैसे जुटान जिसको रंजीत बरा जी चलाते, वो बड़ा प्रतिरोध उनका ये फेवरेट शब्दावली है, सवर्णों की शब्दावली है प्रतिरोध। हमारी शब्दावली ये नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से मेरी बात को सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम लोग मूल हैं और वो डेरिवेटिव है, वो हमारे शोषण पे आधारित है। हम उनको खिलाते पिलाते हैं, उनके मकान हम बनाते हैं, उनको अन्न किसानों के रूप में, पिछड़े जातियों के रूप में हम खिलाते हैं, दलित जाति के रूप में उनके कपड़े जुलाहे के रूप में हम बुनते हैं। तो हम उनके अन्नदाता हैं, वो नहीं, हम मूल हैं और वो डेरिवेटिव हैं, वो गुलाम हैं हमारे। सही मामले में हम गुलाम और निरीह देखते हैं। तो इसमें जो अंतर्निहित विचारधारा प्रतिरोध में वो ये है कि हम लोग कमजोर हैं, निरोह हैं। इसीलिए काफका ने भी अपने एक इंटरव्यू में वो कमेंट किया था कि ये जो चित्र बना हुआ है कि एक मोटा सेठ है और वो एक बहुत कमजोर आदमी के कंधों पे खड़ा है, ये गलत चित्र है। कमजोर नहीं है, दलित बहुजन शेर है और कमजोर और परजीवी वो है। इसलिए हमको निरीह के रूप में चित्रित करना सही नहीं है। हम लोग शेर हैं लेकिन अपनी शक्ति को नहीं जानते, हम लोग जागरूक नहीं है, हमारी चेतना विकसित नहीं है, इसलिए गुलाम है। इसलिए गुलाम नहीं है कि हमें ताकत नहीं है, सारा जो पूरा इस दुनिया को हम बनाते हैं, ये दुनिया रोज बनती है और एक मजदूर और किसान में के रूप में इस दुनिया को रोज हम लोग बनाते हैं और रोज खिलाते हैं। तो हम कैसे कमजोर हो सकते हैं? तो ये प्रतिरोध शब्द में अंतर्निहित, जिसको हेडेगर बोलता है कि हिडन एजम्पशन देखना चाहिए किसी चीज को, अर्थ को समझने के लिए। तो इसके हिडन एजम्पशन बड़े खतरनाक हैं और वो हमारे खिलाफ जाते हैं। अगर ध्यान से कोई भी आदमी सोचे तो इसको आसानी से समझ सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सोचने की जरूरत है, इस तरफ हम लोग सोचते नहीं है। तो हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए? तो जो अश्वेत लोग भी बड़ा लड़ाई किए वर्चस्व के खिलाफ, तो उनमें एक बहुत बड़े चिंतक कवि राइटर हुए, संतोष जी के प्रिय आदमी है चिगोगो वान न्योगो। तो उन्होंने, वो अंग्रेजी में लिखते थे और इतना अच्छा अंग्रेजी में लिखा, एक पराई भाषा अंग्रेजों की भाषा में, उनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन उनको एक दिन लगा कि प्रतिरोध ये शब्दावली जो हमें लग रहा है उन्हें भी लगा था, और उन्होंने अंग्रेजी में लिखना छोड़ दिया कि ये पराई भाषा में हम लिख रहे हैं, हम अपने ही खिलाफ लिख रहे हैं। वो अपने जुलू भाषा, जो अफ्रीकन ट्राइबल भाषा अपनी उनकी मातृभाषा थी, जैसे मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, वो उसमें लिखने लग गए। और उन्होंने एक शब्द दिया रीट्रांसलेशन, कि वापस लौटना, कि हमारे जो मूल वर्चस्व, जो हमारा इग्लिटेरियन सोसाइटी जो शुरू में था आदि। इसलिए देखिएगा कि अछूतानंद वगैरह या आंध्र प्रदेश में आंदोलन हुआ, उन्होंने उसको आदि हिंदू, आदू किसान वगैरह नाम दिया, आदिवासी नाम दिया। तो हम लोग आदि हैं और फिर से रीट्रांसलेट, हम लोगों को एक कॉलोनी के रूप में, एक अपने छाया के रूप में ब्राह्मणों ने विकसित किया कि हम भी जब लिखना शुरू करते हैं तो उन्हीं की तरह लिखते हैं, उन्हीं की शब्दावली, प्रतिरोध की कविता, ये जो रंजीत वर्मा करता है उसी का हम लोग इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो बोले कि नहीं, रीट्रांसलेट करो,
उन्होंने जो हमको ट्रांसलेट कर दिया अपनी छवि के रूप में, एक कॉलोनी अपनी ही प्रतिछाया के रूप में, तो उससे लिपट के अपनी वापस जो हमारी ऑथेंटिक अस्मिता है, उस अस्मिता का रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास है। इसलिए मैं अपनी कविता को प्रतिरोध की कविता नहीं करता, इसे मैं अपनी अस्मिता, अपनी इयता के पुनर्वास की कविता करता हूं। फिर से हम वहां लौटना चाहते हैं, और इस लौटने शब्द को ये सवर्ण मार्क्सवादियों ने या मार्क्स ने ही असंभव बना दिया। उसकी भी विचारधारा यहाँ हमारे खिलाफ चल गई। उसने जो इतिहास की अवधारणा, हेगेलियन अवधारणा को अपनाया था कार्ल मार्क्स वगैरह ने, और उसमें क्या था कि इतिहास हमेशा आगे बढ़ता है, इसलिए जो पीछे लौटने की बात करता है उसको प्रतिक्रियावादी बोल दिया। यानी मैं रीट्रांसलेशन की बात करूं, फिर से उसी इग्लिटेरियन की बात करूं, तो तथाकथित राम शर्मा, रोमिला थापा, इरफान हबीब हमको प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरी, दक्षिणपंथी बोलने लग जाएगा। तो हमारे समस्या को ये जो प्रतिरोध की कविता वगैरह शब्दावली गढ़ने वाले ये मार्क्सवादी सवर्ण नहीं समझ सकते। हमारी विचारधारा, हमारा पूरा अस्तित्व उनसे भिन्न है। जो कबीर बोलते हैं कि तेरा मेरा मनवा एक कैसे होई रे, तू कहता उलझाई मैं कहता सुलझाई, तो उनकी ये जो प्रतिरोध की कविता फलाना ढिकाना सब उलझी हुई भाषा है। मैं सीधी भाषा में बोलता हूं कि वापस जो मेरा अस्तित्व, जो मेरी अभिव्यक्ति खो गई है, उसी को वापस लाने की कविता जो हम लोग लिखते हैं, वही दलित बहुजन की कविता है, और वही कविता हमें बचाएगी। इसको प्रतिरोध की कविता हम लोग इसलिए बोलते हैं। और प्रतिरोध कहाँ जन्म होता है, एक पहलू पे मैं टिप्पणी कर चुका है, दूसरे पहलू पे टिप्पणी करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपके पास समय हो तो। आप बताएं तो मैं इसे 5 मिनट में समय चाहूंगा। ठीक है जी, शुक्रिया। तो दूसरा पहलू जो बिंदु मैं कहना चाहता हूं ये है कि हम भी उन्हीं के वर्चस्व में वर्तमान रूप में जी रहे हैं। ये बहुत इतिहास के दौरान ऐसा नहीं था कि सदा सब वर्चस्व था, लेकिन मौजूदा अभी वर्तमान में हम उनके वर्चस्व में जीते हैं, वही सही है। और वर्तमान ही सदा से नहीं था, तो ये सिर्फ एक तत्कालिक, ये कॉन्टिजेंट एक सत्य है जिसको फिलॉसफी में बोलते हैं। ये एक सनातन शाश्वत सत्व नहीं है, ये नेचर नहीं है कि नेचर जो शाश्वत, एक कॉन्टिजेंट अस्थायी सत्य है कि उनका वर्चस्व है। और उनके वर्चस्व में जीने के चलते हम लोग उन्हीं के अनुसार जब हम कविता लिखना शुरू करते हैं तो हम उन्हीं के साहित्य में हिस्सेदारी मांगते हैं, डाइवर्सिटी के नाम पे, कि भाई तुम्हारे इस स्पेस में मेरे लिए जगह नहीं है, तुम थोड़ा सा रूम बनाओ। तो आप देखेंगे कि मिशेल फूको जैसे चिंतक ने बड़ा सही बोला है कि प्रतिरोध भी सत्ता का एक हिस्सा है, क्योंकि प्रतिरोध के बगैर वो सत्ता जीवित नहीं रह सकती। जिस तरह चलने के लिए घर्षण जरूरी होता है, अगर घर्षण ना हो, यानी आप चल रहे हैं तो उसका प्रतिरोध ना हो तो आप नहीं चल पाएंगे, फिसल जाएंगे। तो सत्ता भी अपना ही प्रतिरोध खुद जन्म देती है। आप देखेंगे कि रमणीतिका गुप्ता जैसे सवर्ण लोग खुद दलितों को पाल पोस कर रखते हैं, और आप देखेंगे कि ये दलितों को जो पाल पोस कर रख रहे हैं, तो ये उनमें सत्ता को चलाने की मजबूरी है। तो ये प्रतिरोध का जन्म, इसलिए आप देखेंगे कि रंजीत वर्मा जी का जो प्लेटफॉर्म है जुटा, उसमें बहुत दलित लोग, 10 से अधिक दलित लोग बुलाए जा चुके हैं। क्यों? ये जरूरी है उनके लिए हमको बुलाना, और क्योंकि तभी वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाएंगे। हमको कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है कि वो हमारी शिकायतें सुने, उसको कंट्रोल करे। तो ये इस तरह से वो अपने स्पेस में हमें शामिल करते हैं। लेकिन जब वो हमको अपने स्पेस में शामिल करते हैं तो हमारा जो मटेरियल लाइफ है, जो भौतिक जीवन है, उनसे बिल्कुल धन, वो परजीवी बैठ के खाने वाले, हम लोग खट के खाने वाले, तो हमारा जीवन भिन्न है। तो जैसा कि ये भौतिकवादी लोग बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है तो उसका सुपर स्ट्रक्चर भी अलग होगा, और रचना अलग है तो अधिरचना भी अलग होगी। तो हमारी क्योंकि जीवन अलग है तो हमारा विचार ही, हमारी विचारकी अलग होगी। तो जब हम उनके स्पेस में जाते हैं तो हमारी विचारकी और उनके विचारकी के बीच में एक टकराव होता है। वो टकराव ही प्रतिरोध के रूप में नजर आता है। तो ये प्रतिरोध उन्हीं के स्पेस में शामिल होने की मजबूरी है, जबकि ये रेडिकल और एक स्वतंत्र अप्रोच नहीं हो सकता है। ये तो उन्हीं के सत्ता का मजबूत थोड़ी सी हिस्सेदारी, उन्हीं में शामिल हो जाना, और शामिल होने के चलते जो प्रतिरोध है तो उसमें एडजस्ट होना। और धीरे धीरे देखिएगा
कि वो भी आपको एडजस्ट करने लगते हैं, उदार होते जाते हैं। आप देखिएगा एक टाइम में दलित साहित्य को मान्यता नहीं था, लेकिन वही ब्राह्मण आज आपको मान्यता देता है, बुलाता है, आपके ऊपर तिवारी, अजय तिवारी, बजरंग बिहारी तिवारी, अवैध वे लिखता है। एक टाइम में उसको मानना ही चाहते कि दलित बहुजन अलग से साहित्य है। तो आप देख सकते हैं, और आप भी धीरे धीरे उसमें ढलते हैं, और आपकी कविता में भी जो कलावाद ब्राह्मणों की तरह आना शुरू हो जाता है। तो एक प्रतिरोध का जो एडजस्ट होने वाला पहलू है, और एक पहलू और है जहां से प्रतिरोध जन्म लेता है। तो हम लोग ब्राह्मणों की तरह भाववादी विचारधारा नहीं मानते, इसलिए हम लोग प्रेमचंद की तरह नहीं मानते कि साहित्य राजनीति से आगे चलने वाली मसाल है। हम मानते हैं, आप देखेंगे ऐतिहासिक सत्य भी यही है कि पहले बाबा अम्बेडकर का आंदोलन शुरू हुआ, तब उस आंदोलन के मध्य से एक दलित साहित्य वगैरह जन्म लिया। तो पहले लड़ाई शुरू हुई, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन किसी चीज के खिलाफ शोषण को समझने के लिए चेतना की जरूरत नहीं होती है, स्वतः स्फूर्त आदमी भी समझ जाता है। आप देखेंगे कि जब जुलाहों का उद्योग धंधा नष्ट हो गया, वो विदेशी कपड़े, ब्रिटिश कपड़े के कारण, तो उन्होंने 1857 में स्वतः स्फूर्त, इसके लिए बहुत बेचारकी और मार्क्सवाद वगैरह की नहीं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन किया। तो आंदोलन ज्यादा प्राथमिक है, भौतिक चीज। अब फिर उसके अंदर से बेचारकी साहित्य का जन्म होता है। ये मेरी विचारधारा है, और बुद्ध से लेके हमारी परंपरा की विचारधारा है। तो एक प्रतिरोध, जो आंदोलन हमारा है, जो लड़ाई है हमारी अस्तित्व के, उसके भीतर से एक प्रतिरोध जन्म लेता है। तो उसी प्रतिरोध को मैं जेन्युइन ऑथेंटिक प्रतिरोध बोलता हूँ। और ब्राह्मणों के ये स्पेस में शामिल होने से जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम जन्म लेती है, जिसकी वजह से एक जो प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को पार्ट एंड पार्सल ऑफ फूको की तरह मैं उसी सत्ता, ब्राह्मणी सत्ता का अंग मानता हूं। इसलिए देखिएगा, दलित बहुजन के अगर अंदर भी दो गुट है, एक कम्युनिस्ट सवर्णों का पिछलग्गू उदारवादी गुट, और एक रेडिकल स्वतंत्र अपना लड़ाई लड़ने वाला गुट है। तो मैं इसी संदर्भ में अपने प्रतिरोध को देखता हूं और परिभाषित करता हूं। और इस बात के बाद मैं अपनी दो कविताएं मैं पढ़ता हूं, क्योंकि काफी समय मैंने भूमिका में लिया, लेकिन मेरे मन में काफी ये था, तो उसको मैं रखना चाहता था। नहीं, आपने अच्छा किया, बहुत चीजें क्लियर हुई हम लोगों को भी। आप अपनी कविता कहें, बहुत अच्छी चीज। जी जी। तो ये मेरी कविता जो वर्चस्वशाली विचारधारा है उसी के खिलाफ है, और अपनी एक वैकल्पिक विचारधारा निर्माण करने के प्रयास में है। तो लेकिन जब तक कि पुराना किला नहीं ढहेगा तो नया किला नहीं बन सकता है। पहले विध्वंस करना होता है, कबीर की तरह उसको तोड़ना होता है, फिर निर्माण होता है। हमारे एक दादी माँ लोग, नानी माँ लोग एक बोलती थी भोजपुरी में कि पुराना किला ढहेला, नया किला मरेला, घुघुआ दाई लाल मरचाई। तो पुराना किला जब ढहता है तभी नया किला बनता है। तो पुराना जो सवर्णों का साहित्य का किला है उसको ढहाने के लिए कविता है, और नए निर्माण के लिए। तो मैं ये जो दुखवादी कविता सवर्णों की होती है उसी के खिलाफ ये मैं पढ़ता हूँ कि छाती या कहीं भी दिल नहीं डूबता, छाती या कहीं भी दिल नहीं डूबता, यह पिंजरे में स्थित एक अंग है। दिल पिंजरे में वाक़े एक अंग है जो खून साफ करने के मजीद काम आता है। दिल नहीं डूबता, दिल पिंजरे में वाक़ई, देह पिंजर में वाक़ई एक अंग है जो खून साफ करने के काम आता है। दुख एक ब्राह्मण बटालवी कवि द्वारा उड़ाई हुई अफवाह है। दुख एक ब्राह्मण बटालवी कवि द्वारा उड़ाई हुई अफवाह है। एक हरामी कवि जिसकी पितृसत्तात्मक हवस शिकारी पक्षियों के जिक्र के बगैर अंजाम नहीं पाती, जिसकी पितृसत्तात्मक हवस शिकारी पक्षियों के जिक्र के बगैर अंजाम नहीं पाती, अफवाहों पे ध्यान मत दो, अफवाहों पे ध्यान मत दो। तो यहाँ एक शिव कुमार शर्मा बटवाली भी एक ब्राह्मण कवि है, उसकी कविता थी कि मैंने शिकरा यार बनाया, यानी उसने एक ईगल, एक शिकारी पक्षी शिकरा
उससे उसने तुलना औरतों की कि मैंने एक शिकारी का अंग बनाया है जो मेरा मांस नोच नोच के खाता है, जबकि सच्चाई क्या है कि ब्राह्मण पुरुष स्त्रियों का शोषण करता है और ब्राह्मण पुरुष स्त्रियों का मांस मांस नोच के खाते हैं, वो उल्टा बोलता है। तो उसके खिलाफ ये मेरी कविता थी। और दूसरी कविता है, वो एक इसी तरह का एक और ब्राह्मण सैयद कवि है मुस्लिमों में, वो सूफी कवि, उसके खिलाफ ये कविता है। बुल्ले शाह आजाद है, बुल्ले शाह आजाद है, बुल्ले शाह जब चाहे सैयद बन जाए, जब चाहे राई बन जाए। बुल्ले शाह आजाद है, राई एक छोटी जाति होती है। बुल्ले शाह आजाद है, सैयद है, जब चाहे वो सैयद बन जाए, जब चाहे राई बन जाए, जब चाहे मंटो की तरह गैर सैयदाना हरकतें करे, जब चाहे वह शराब पिए, जब चाहे रंडीबाजी करे। सैयद न हो सकने की छूट सबसे बड़ा सैयद होना है। सैयद न हो सकने की छूट सबसे बड़ा सैयद होना है। मैं इनायत ही करता रहा सैयद पर। इनायत शाह सैयद शाह का गुर था, जिसका कहीं भी बुल्ले शाह जिक्र नहीं करता। उसको राई जातीय नाम से बुलाता है, लेकिन उसका नाम नहीं लेता। ये सैयद कभी ब्राह्मणों का इक्विवेलेंट सैयद होता है। तो सैयद न हो सकने की छूट सबसे बड़ा सैयद होना है। मैं इनायत था, इनायत ही करता रहा एक सैयद पर। मुझ पर अल्लाह ने कभी इनायत न की, मुझ पर अल्लाह ने कभी इनायत न की। मैं जानता था कि मैं कौन हूं, मैं जानता था कि मैं कौन हूं। मैं एक छोटी जात राइन हूं। मैं जानता था कि मैं कौन हूं। मैं एक छोटी जात राइन हूं, क्योंकि छोटी जात अपनी छोटी जात से परिचय न हो तो आज न कल ब्राह्मण उसे परिचय करवा ही देता है कि तुम राई हो, तुम चमार हो। मैं कौन हूं? क्योंकि मैं राइन था। मैं जानता था कि बुल्ले शाह कौन है। मैं जानता था कि बुल्ले शाह कौन है। बुल्ले शाह एक सैयद है। बुल्ले शाह एक सैयद है। काल के अंतराल के बावजूद, जगह के फैसले के बावजूद, बुल्ले शाह सीयूस शर्मा बटालवी ब्राह्मण का सगा भाई है। काल के अंतराल के बावजूद, धर्म के अंतराल के बावजूद, जगह के अंतराल के बावजूद बुल्ले शाह सिंह शाह शर्मा के बटालवी का सगा भाई है। और मैं इनायत शाह हूं, राइन एक छोटी जात। बुल्ले शाह कहता है, बुल्ले नहीं जाना मैं कौन? मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं कौन हूं। मैं एक राइन। और बहुत अच्छा सर आपने ये दिया। जी जी जी, थोड़ा सा जो है अब हम चलेंगे किरण सैनी जी की ओर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और प्रतिशोध में जो बताया आपने माइन्यूटली डिफरेंशिएट, तो वाकई जो है हम लोगों के लिए अजूबा है। खासकर मेरे लिए तो अजूबा है ही है, क्योंकि मैं जिस बहुत बड़ी मतलब एक तरह से अंदर घुस करके जिस तरह से आपने उसका पोस्टमार्टम कर दिया, शायद ये मेरी समझ से बाहर की चीज थी। आज मुझे बहुत सकारात्मक ज्ञान मिला कि जो अपने आप को वहां जाकर के ढाल लेते हैं, उनके अनुसार उनकी ढाल बनने का काम करते हैं। तो ये सर, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अब चलता हूँ किरण शैली जी की ओर। शैली जी, आपके बारे में बताया कि आप बहुत ही एक तरह से समालोचक भी है, कवि है, गीतकार है। तो आप अपनी इस बात को लेकर के आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, दर्शक आपका वेट कर रहे हैं। जी, माइक अपना अनम्यूट कर लीजिए। कैसी प्रॉब्लम है कि मैं सब जगह घूम रही हूँ। जी जी, हाँ प्रॉब्लम होती है। जी जी, नेट की प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, तो चलता रहता है। हाँ, नेट की प्रॉब्लम है और मैं घूम रही हूँ। जी सर। जी जी, आप हिमाचल प्रदेश से हैं? हिमाचल प्रदेश है ना मैडम आप? जी हाँ जी, अपनी बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से हैं। जी सर, कविता पढ़ रहे हैं। तुम्हारा लिखा। तुम लिख दोगे हम मान लेंगे, तुम लिख दोगे हम मान लेंगे, नहीं हम कस्तूरी मृग, धरती अंबर सब खुद छान लेंगे। तुम छिपाओगे, तुम मिटाओगे, तुम दबाओगे, तुम उलझाओगे, हम बखियां उधेड़ेंगे, तुम्हें छेड़ेंगे, जब तक
सच नहीं लेते चख। तुम्हें लगता है हम तुम्हारा शुद्ध शाकाहारी आलू गोभी हैं? तुम्हें लगता है हम तुम्हारा शुद्ध शाकाहारी आलू गोभी हैं? तकली पर सूत की जगह तुम्हारा कद माप लेंगे, हम ज्ञान लोभी हैं। अगली कविता पढ़ रही हूं। तुम्हारा स्त्रीवाद। क्या खाऊंगी, क्या पहनूंगी, क्या सोचूंगी, अबे हट चमची, अपना स्त्रीवाद का सड़ा मवाद अपने पास रख। बता तेरी रंगीन बहनों के लिए क्या किया, गिनवा किन्हीं को रोजगार किया। बता तेरी ऊंची नाक गोरे रंग के बरचस्प का कितना लाभ मिला। बता सिगरेट फूकने, दारू मर्दों के साथ सोने में मेरा है क्या भला। बता। अगली कविता पढ़ रही हूँ। मेरे पुरखे जब सुनते थे तर्क करते थे, मेरे पुरखे जब सुनते थे तर्क करते थे, सवाल पूछते थे, इसके उनके कान में पिघला शीशा डाल दिया गया। मेरे कान जलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे कान जलते हैं अब तक, लेकिन ना मेरे प्रश्न ठंडे हुए हैं, ना मेरे तर्क। मेरे पास उतने सवाल हैं, उतनी अनास्था जितनी किताबों में। तो आवाज प्रॉब्लम हो गई लग रहा है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। आवाज गड़बड़ हो रही है? नहीं, आवाज ठीक है, कनेक्टिविटी थोड़ा जी कम है। बिल्कुल ठीक है यहाँ पर आज। कंटिन्यू ठीक है, ठीक है सर। अगली कविता पढ़ रही हूँ। प्यारी बच्ची ये दुनिया गिरगिट है, लेकिन तुम बचाए रखना रंगों में आस्था। प्यारी बच्ची ये दुनिया गिरगिट है, लेकिन तुम बचाए रखना रंगों में आस्था। तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें हृदय के गुलाब, सुगंध और शुभकामना। तन मन जब टूट जाए तब भी मुस्कुरा देना। तुम जीवन खुद हो, अपनी मुस्कान से इस दुनिया को हरा देना। एक पेड़ का छोना उठाए या सर पर पानी का घड़ा उठाए, या घास लाती पहाड़न के बारिश सोच, जिसकी पीठ पर बच्चा, सर पर घास जिसके हाथ में दराती है। उसका सौंदर्य कैद है में या किसी कामुक कवि की कविता में, कलाकार उसका संघर्ष नहीं जानता। वह नाले पर बहती चिपकती जोंक, घास पर थूकते सांप, जल पर उसके स्पर्श से बचते स्वर्ण, सबसे तेज बाघ और दबंगों के बिगड़ैल छोकरे किसी के बारे में नहीं जानता। फिर भी वह औरत अखरोट की दांतों से मजी मुस्कान दाड़िम सी दंत पंक्ति से लुटाती है। फिर भी वह औरत सबसे पहले खिलखिलाती है। कबीर। वो कबीर थे जो हमेशा कान में कहते, बुनकर हो निज स्वपन बुनो, करो उल्ट बांसी नहीं व्यवस्था की सुनो, छोड़ो गुलामी रहो अक्खड़, राजा हो तो मारो जूता, भौंकता है कोई भौंकन दो कूता, मस्त चलो नहीं किसी के रंग ढलो। वो कबीर थे जो हमेशा कान में कहते, बुनकर हो निज स्वपन बुनो। अगली कविता है। सर क्या काफी कविताएं हो गई हैं या और पढ़ूं? अब संतोष जी की तरफ चलते हैं, आपके नेक्स्ट राउंड में लेंगे आपको मैडम जी। संतोष जी काफी देर से जो है वेट भी कर रहे हैं और समय भी समाप्ति की ओर ये लगभग है। मैं चाहता हूं संतोष जी को फिर एक बार आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय संतोष जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कश्यप जी। और जी सर। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? मेरे चिंतक मित्र और कवि मित्र आदरणीय जयप्रकाश ठाकुर, थोड़ी आवाज तेज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु ज्यादा है, थोड़ी आवाज तेज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। आदरणीय कश्यप सर, जी
आदरणीय फाकिर सर मेरे गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, लेकिन मेरे गुरु भी हैं। इनके मार्गदर्शन में मैं मेरी ये मेरा दूसरा संग्रह है वो आ रहा है, और मेरी छोटी बहन शैली, और उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, और फाकिर सर की तो बात ही अलग है। बहरहाल मैं एक छोटी कविता सुनाता हूँ, जारी है लड़ाई किताब से, और अगर आप लोग का इजाजत होगा तो मैं एक क्लीन चिट से और सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी कविता है, जारी है आजादी की जी जी असली जी लड़ाई। लो कर लो बात, लो कर लो बात, थे तो तुम मुट्ठी भर। ये फाकिर सर की अभी जो प्रतिस्थापना आई है प्रतिरोध पे, शायद मेरी इस कविता में ये चीज मिली, और मैं भी आज से प्रतिरोध कहना बंद कर दूंगा। मैं चाहता हूं मेरी कविता रिसरेक्शन की कविता हो, पुनर्जागरण की कविता। तो मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा। लो कर लो बात, थे तो तुम ही मुट्ठी भर, आज भी हो मुट्ठी भर, लेकिन चाहिए समोसा। लो कर लो बात, थे तो तुम मुट्ठी भर, आज भी हो मुट्ठी भर, लेकिन चाहिए समूचा। क्यों जी, क्यों जी? शुक्र है संविधान ने आरक्षित कर दी, शुक्र है संविधान ने कर दी थी आरक्षित हमारे बहुजनों के लिए संसद में जाने के लिए कुछ सीटें, वरना वंचित रहते हमारे वे बहुजन। उठाकर देखो इतिहास, नकली आजादी के बाद कौन सत्ता सुख भोग रहा है, कौन दबाता है हमारे अवसरों को, कौन संसाधनों का आनंद भोगता रहा, कौन भाई भतीजावाद करता रहा। धन है संविधान, और धन है मंडल आयोग की अनुशंसा, और धन है उसे लागू करने वाले। जो जगा गया देश के बहुसंख्यकों को, जान लिया अपने अधिकार को, और फिर हो गई एक मुक्त क्रांति पिछड़ों और वंचितों से पावर सेंटर में भागीदारी के लिए। पैदा की एक जिजीवसा, एक ललक दिखी 90 के दशक में एक झलक, और देश का पिछड़ा वंचित जागा। तब तुम्हारी मीडिया ने उसे क्या नहीं कहा, तब तुम्हारी मीडिया ने उसे क्या नहीं कहा। कितने रूपकों को गढ़ा जंगल राज, गुंडा राज, मचा हाहाकार, ऐसे मानो लुट गई तुम्हारी सत्ता। पढ़ लिया तुम्हारी चालाकियों को, और काबिज हुए सत्ता पर देश के बहुजन। सच कहूं तो यह है आंशिक परिवर्तन, अभी होना है संपूर्ण परिवर्तन। देश अग्रसर है इस राह पर, होंगे कामयाब एक दिन, और करेंगे सपना पूरा। फूले, अंबेडकर, कांसीराम और मंडल का, राम स्वरूप और संत गाडगे का, करेंगे सपना पूरा ललई और पेरियार का। रखेंगे नींव जगदेव बाबू के सोच की, करेंगे स्थापित बुद्ध के विचारों को। चलते हुए सिद्धू साहू जी और शिवाजी की राह पर, लड़ते हुए बिरसा सिद्धू कानू की तरह और तिलका माझी की तरह। शिक्षा का अलग जगाते हुए ज्योति पुंज सावित्री बा फूले की तरह, वीरता के साथ उदा देवी पासी की तरह और झलकारी बाई की तरह। करते हुए प्रेम दशरथ माझी की तरह, सबके साथ समता और न्याय से, क्योंकि जारी है आजादी की असली लड़ाई, क्योंकि जारी है आजादी की असली लड़ाई। अगर अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं एक छोटी और कविता सुना दूं, और फिर अपने वाणी को मैं विराम दे दूंगा, क्योंकि आप कंटिन्यू कर लीजिए। हाँ, एक ये कविता है, इसमें कुछ मैंने बिंबों का प्रयोग किया है। वैसे मेरी कविता बहुत ही कलकुल, जो संप्रेषण में भाषा होती है उसमें लिखता हूँ, और बहुत ही डायनेमिक और इंगेजिंग कविता लिखने की कोशिश करता हूँ। उसी का एक हिस्सा है, देखिएगा। ये है कविता का शीर्षक है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट होता है एक पेड़, उसकी क्या खासियत है, पेड़ होता है लेकिन वो कीड़े खाता है। वो पेड़ जो होता है वो कीड़े खाता है। आदरणीय फाकिर सर बैठे हुए हैं, वो तो खुद IITian है, बहुत विद्वान है, और हमारी ये बहन शैली भी है, ये भी बहुत विद्वान है, साइंस की भी विद्यार्थी रही हैं, तो पीचर प्लांट जानते होंगे। और आप तो खैर प्रोफेसर हैं, तो आपकी बात ही अपरंपार है आपकी। तो जो ब्राह्मणों की भाषा में महिमा अपरंपार बा, तो मैं पीचर प्लांट की ऊपर कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। कुछ पादप होते हैं मांसाहारी, कुछ पादप होते हैं मांसाहारी, फिर भी
पादप कहलाते हैं। कुछ पादप होते हैं मांसाहारी, फिर भी पादप कहलाते हैं। सात्विक लोग पादप को शाकाहारी बतलाते हैं। सात्विक लोग पादप को शाकाहारी बतलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा है पीचर प्लांट। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा है पीचर प्लांट। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा है पीचर प्लांट। ऐसे तो इनकी भी है अनेक प्रजातियां, परंतु होता है गुण धर्म एक जैसा। रूप ऐसे जिन पर मोहित होते हैं कीट पतंग, लेकिन उन्हें क्या मालूम नजदीकियां कब निवाला में बदल जाती हैं। ये पादप करते हैं आकर्षित छोटे छोटे फतिंगों को जो मंडराते हैं इन पादपों के इर्द गिर्द। ये पादप आकर्षित करते हैं छोटे छोटे फतिंगों को जो मंडराते हैं इन पादपों के इर्द गिर्द, पूरी तन्मयता से बेखबर पादप की साजिश से कि वे बनने जा रहे हैं भोजन उन मांसाहारी पादप का। बावजूद इस पादप की गिनती शाकाहारी में होती है। वैसे ही कुछ इंसान हैं जैसा था हिटलर शाकाहारी। ये आदरणीय फाकिर सर की प्रस्थापना है, ये सुनिएगा कि वैसे ही कुछ इंसान है जैसा था हिटलर शाकाहारी, जिसने ऊपरी आवरण और आकर्षक व्यक्तित्व से सम्मोहित होते हैं नवांकुर भवनों की तरह मंडराते हैं इन इंसान के चारों ओर, जिसने घोषित कर रखा है स्वयं को सात्विक, निरामिष और शाकाहारी, परंतु नवांकुरों को नहीं मालूम ऐसा चमत्कारिक व्यक्तित्व जो बनता है शाकाहारी, उसका निवाला कब बन जाते हैं ये। क्योंकि ऐसे इंसान होते हैं रक्त पिपासु, पीना इंसानी खून इनका गुण धर्म है, और खून पीकर बहाकर खून भी वह शाकाहारी बना रहता है। खून पीकर और बहाकर खून वह शाकाहारी ही बना रहता है, ये इन कविताओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो बनते हैं अपने आप को जो है, इस पर बहुत अच्छी बात कही। और मैं बिना समय गंवाए ज़्यादा न बोलते हुए मैं एक बार शैली जी को निमंत्रण देता हूँ आने के लिए, फिर लास्ट में समापन की ओर चलते हुए मैं फिर फाकिर जी को भी समय दूंगा। आदरणीय शैली जी। पढ़ती हूँ। रेल मेरे सीने से गुजरती है, मेरी नाउम्मीदी के परकच्छे उड़ाती, देश की अर्थव्यवस्था को बचाती, धरती के बोझ को धरती से हटाती। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। दो रोटी के लिए दर दर भटकता, घंटों से पानी के नल के पास खड़ा, आंखों आंखों में दुत्कारा जाता, अपनी बारी का इंतजार करता मौन हूँ। मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। अगली कविता पढ़ रही हूँ, तुम्हारा बहनापा। पहले तुम मुझे बताती हो पति से नहीं पिटना, किसी के आगे नहीं झुकना, तुम मेरी बहन हो। हम दुनिया भर की नारियां बहन हैं, हम शोषित हैं, हम पीड़ित हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मैं हर युद्ध में तुम्हारी डाल बन साथ खड़ी होती हूँ, जलकारी बाई बन साथ लड़ी होती हूँ। लेकिन जब अफसर मुझे छेड़ता है, अकेले में घेरता है, तो तुम कहती हो मैं ही चरित्रहीन हूँ। नेता कभी लेखक अफसर जज तो देवता हैं। जब चौराहे पर वे घसीटते हैं, बाल काटते हैं, कपड़े फाड़ते हैं और पीटते हैं, लज्जा से घूंघट पहन इसे मेरे ही कर्मों का फल बताती हो, तब मुझसे कितनी दूर खड़ी होती हो। तुम्हारी रसोई मेरे छूने से भ्रष्ट होती है,
तुम अछूत कहकर मुझे अपने घर से भगाती हो या फिर दुत्कारने वाली भीड़ का हिस्सा हो जाती हो। मुझे तमीज नहीं, मेरे पास तहजीब नहीं। झाड़ू फटका करते, कपड़ों को तुम्हारे मलते, तुमसे दबते कुचलते, तुम्हारी बातें सुनकर मैं यूं बड़ी होती हूँ। पहले तुम मुझे बताती हो, पति से नहीं पिटना, किसी के आगे नहीं झुकना, तुम मेरी बहन हो। जी शैली जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम है, व्यवधान होगा, मैं माफी चाहता हूँ। मैं आदरणीय फाकिर जी के पास चलता हूँ। हाँ फाकिर जी, मैं पहले ही काफी वक्त ले चुका हूँ, तो मुझे जी जी संकोच हो रहा है। न्यायपूर्ण तो यही है नहीं, कि शैली जी ही हाँ कंटिन्यू होगा। करें। शैली जी कंटिन्यू करें, चलिए आपका जी जी, समय आपको मैं देता काफी वक्त ले हूँ। चुका हूँ इसलिए मैं। जी जी, 5 मिनट, एक 4 बजने में 5 मिनट है, हम जो है ज्यादा नहीं चला सकते, और शैली जी हाँ, का नेटवर्क कमजोर है, फिर मैं आप ही को बुलाना चाहता हूँ। ठीक 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 है, तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ। जी और सर। कविता जो है, ये उसी अर्थों में प्रतिरोध की कविता नहीं है जिसमें प्रतिरोध समझा जाता है, लेकिन मैं जी जी मानता हूँ कि प्रतिरोध या दलित या बहुजन कविता का ये मतलब नहीं होता है कि बहुजन के बारे में ही, वो उसका मतलब होता है कि बहुजन दृष्टि से हो। जैसे कि शैली जी की कविता भानापा है, तो वो स्त्री विमर्श की कविता थी, लेकिन उसमें सवर्ण स्त्रीवाद का बड़ा पावरफुल विरोध था, और मुझे वो कविता काफी प्रिय है। जिस तरह संतोष पटेल की कविता में कितना एक पावरफुल मेटाफोर पिक्चर प्लांट का उन्होंने खड़ा किया, और उसमें कितना एक मानीखेत व्यंग, बड़ा सटल सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा उन्होंने व्यंग किया। तो ये हम लोगों की अलग दृष्टि होती है, तो हम लोग भी फुल फ्लेज मनुष्य हैं और किसी भी विषय पे लिख सकते हैं। तो ये एक प्रेम कविता है दलित बहुजन की तरफ से। कविता है अपने प्रिय के लिए कि जब तुम नाचती हो, जब तुम नाचती हो तुम्हारे गिर्द कुछ नहीं होता। जब तुम नाचती हो तुम्हारे गिर्द कुछ नहीं होता, कोई धुरी नहीं बस नाच बचा रहता है। कोई धुरी नहीं बस नाच बचा रहता है। तुम भी अंतर ध्यान हो जाती हो बीच से, तुम भी अंतर ध्यान हो जाती हो बीच से, बस नाच बचा रहता है। क्योंकि क्योंकि होंठ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण चुंबन है। क्योंकि होंठ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण चुंबन है। नोट वर्ड महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है वो कविता जो तुम उस नोट पैड पे लिखती हो। महत्वपूर्ण नहीं है वो प्लेटफॉर्म जहां तुम नाचती हो, महत्वपूर्ण है नाच। यह नाच देखते हुए मैं सृष्टि का रहस्य समझ गया। यह नाच देखते हुए मैं सृष्टि का रहस्य समझ गया हूँ। यह उल्लास के लिए जगह खाली करने का ईश्वर का विनम्र प्रयास है। यह उल्लास के लिए जगह खाली करने का ईश्वर का विनम्र प्रयास है। मेरा होना एक नृत्य करती स्त्री के लिए अस्तित्व में लग्न जिह्वा के अस्तित्व के लिए। मेरा होना मेरा होना एक नृत्य करती स्त्री के लिए स्तुति में मग्न और लग्न जिह्वा के अस्तित्व के लिए। जिह्वा के लिए देह जरूरी होता है, इस देह के लिए जरूरी हूं मैं बस। मेरी इतनी ही परिभाषा है, मेरी इतनी ही परिभाषा। और आपका धन्यवाद और जय भीम। अब कार्यक्रम जो है लगभग समाप्ति की ओर ही है, 1 घंटा हो गया हम लोगों को, यहाँ पे 4 बजने वाला है, क्योंकि 4 बजे हम फिर दूसरे कार्यक्रम में भी जाएंगे, आप सब लोगों का भी कहीं ना कहीं जाना ही होगा। अब मैं इसे अंतिम क्षणों की ओर ले जाना चाहता हूँ, संतोष जी को रोकूंगा अभी एक सबसे लास्ट में। शैली जी से एक बार फिर मैं लोगों के साथ, अपने दर्शकों के साथ रूबरू कराना चाहता हूँ। शैली जी जो है फिर अपनी एक शैली में जो है एक नई कविता के साथ फिर उपस्थित, आदरणीय शैली जी सर। ये जूता काटता है, जी जी ये जूता काटता है। ये देखो, ये मिस्र के पिरामिड, ये बांध बिजली पावर ग्रिड,
ये नियाग्रा जलप्रपात, ये थाईलैंड का सुहाना प्रभात, ये है एम्फिल टावर, ये स्टॉक एक्सचेंज मैटर ऑफ पावर, ये अरोरा अंटार्कटिका, ये एथनिक, ये आर्टिस्टिक, ये ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड, लाइफ इज टू एंजॉय माय फ्रेंड, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, प्लीज प्ले अगेन द रील, मेक्सिको के ज्वालामुखी, हंसते कश्मीरी और सब सुखी, अजंता की गुफाएं प्रेम की भावनाएं और संगमरमरी ताजमहल, प्रेम और सफल तुम देखते क्यों नहीं, जहाज उपग्रह सूरज और जमीन, ऊपर सितारे जल भीतर मीन, दुनिया है कितनी हसीन, दुनिया है कितनी हसीन। हम देखना चाहते हैं अंधे नहीं हैं, हम देखना चाहते हैं अंधे नहीं हैं, हमारा जूता काटता है, हमारा ध्यान ये दर्द बांटता है, तुम्हारा बनाया जूता तुम्हें काटता है, हाँ साहिब ये जूता आपके हिसाब से बना है, तंग है, सदियों पुराना है, भारी है, हमारे बच्चों का भूख से रोना जारी है, हमारी पत्नी को अस्थमा की बीमारी है, अनीमिया से उसकी मति मारी है, और फिर इस जूते के लोहे में जगह लगा जंग है, पैर को सांप सा चाटता है, साहिब आपका जूता हमें काटता है, साहिब आपका जूता हमें काटता है। थैंक यू। अब मैं आदरणीय संतोष जी से निवेदन करूंगा कि जो है कविता के साथ इस कार्यक्रम का समापन करने का कष्ट करें, और सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण समय देकर के हमको जो है हमारे दर्शकों को अनुग्रहित किया, और एक समाज का एक ऐसा दर्द आप लोगों ने बयां किया जो वास्तव में देखने को मिलता है। हम इसे सामाजिक न्याय मंच के माह के रूप में मना रहे हैं। ये आज ये समापन है इसका 30 तारीख को। लगातार कई दिन तक हमने मंडल जयंती के उपलक्ष्य में कई दिन कार्यक्रम चलाए, कवि सम्मेलन भी किया, और आज ये पूरे महीने के समापन में हमने आपको आमंत्रित किया एक जो है प्रतिशोध कविता के रूप में के बारे में व्याख्या करने के लिए। आदरणीय फाकिर जी ने बहुत अच्छे माइन्यूटली तरीके से प्रतिशोध के बारे में समझाया, जो हमें ज्ञान नहीं था, मैं पहले भी कहा हूँ। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय संतोष पटेल जी से कि वो जो है इस कार्यक्रम को समापन करने के लिए एक कविता के साथ समापन। जी सर। और परम आदरणीय मेरे मार्गदर्शक जयप्रकाश फाकिर जी का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उनके सानिध्य में हम लोग ये सब पढ़ पा रहे हैं, और अपनी छोटी बहन और सुप्रसिद्ध कवित्री, आलोचक और हमारे समय की एक सशक्त महिला आवाज बहन शैली किरण के साथ पढ़ना मेरे लिए वाकई एक पहला अनुभव है और एक बहुत ही शानदार अनुभव है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात है अपने घर के लोगों के साथ भी पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है एक मंच पे। समय का ध्यान रखते हुए मैं एक और अपनी विचार की कविता पढ़ के इस अपनी वाणी को विराम दूंगा। कविता का शीर्षक है किस बात का वसुदैव कुटुंबकम। किस बात का वसुदैव कुटुंबकम, और ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को बहुत ये अच्छी लगी कविता और अपने विचार की कविता। थोड़ी सी आवाज ऊंची कर लीजिए सर। हाँ, अब आवाज आ रही है? अब आवाज ठीक है जी? हेलो, अब आवाज ठीक है? ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ, किस बात का वसुदैव कुटुंबकम। भारत में जो है हमेशा बचपन से यही पढ़ाया जाता है, एक रैट्रिक है कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरा ही जो वसुधा है, पूरी जो है जमीन है, पृथ्वी है, वो सब हमारे कुटुंब है और सारे लोग कुटुंब हैं। तो मैं उसी पे एक कविता मैंने लिखा है, जरा सुनिएगा। कोई कहता है उन्हें कल्लू, कोई कहता है उन्हें कल्लू, कोई कहता है कालिया और कोई कहता है कलुआ। कोई कहता है उन्हें कल्लू, कोई कहता है कालिया और कोई कहता है कलुआ। जो समझते हैं अपने को थोड़ा पढ़ा लिखा, वे कहते हैं उन्हें हबसी, निग्रो, जिप्सी और अफ्रीकन, नाइजीरियन और वेस्ट इंडीज वाले। रहते हैं जहां वे वाले या पड़ोसी, रहते हैं जहां वे आसपास या पड़ोसी,
करते हैं बातें आपस में, देखते हैं उनको जब कभी उतरते या चढ़ते बैटरी रिक्शा से या आते उन्हें कहीं से, बेशक वह हो कैब, उबर या ओला का, यहाँ से कहीं जा रहे हों या आ रहे हों कहीं से, या कभी अपनी सवारी से या स्कूटी से या बुलेट से, कार हो या किसी और साधन से, देखते ही शुरू कर देते हैं बतियाना स्थानीय लोग कि बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग ड्रग बेचते हैं, ये लोग आदमखोर हैं, ये लोग कुत्ता खाते हैं। कुछ ऐसी ही मानसिकता से कुछ स्थानीय युवक कर लेते हैं झड़प इनसे और धौंस जमाते हैं लोकल होने का। कभी कभी आ जाती है नौबत मारपीट की, तो कभी पुलिस का हस्तक्षेप का, तो कभी इन लोगों के एम्बेसी या हाई कमीशन बचा पाता है इनकी प्राण के जाने से, शिकार होते हैं ये अफवाह के, तो कभी इनके बीच के कुछ गलत लोगों के कर्मों के कारण या कुछ आपराधिक गतिविधियों का। परंतु यह भी सत्य है हमारे समाज में भी बहुत गलत लोग, अपराधी हमारे समाज में भी हैं गलत लोग, अपराधी और कानून तोड़ने वाले। दरअसल भारत में हर तरह के भेद हैं, वर्ण भेद ही तो है रंग भेद, वर्ण भेद ही तो है रंग भेद, क्योंकि वर्ण का अर्थ है रंग, जिसके पालन के लिए किया गया है सरलीकरण जाति भेद में। इस कारण गोरे रंग से हमें इतना प्यार है। भले बहुत से गोरे होते हैं बड़े निर्दयी, किंतु दया से भरा, इंसानियत से भरे काले रंग के इंसान के लिए भरी रहती है घृणा भाव हमारे अवचेतन में। जैसे श्याम वर्ण के द्रविड़ों या मूल निवासियों से घृणा करते हैं श्वेत वर्ण के ब्राह्मण, जैसे घृणा करते हैं शुद्ध अति शुद्ध के दूसरे वर्ण वाले और होते हैं हिंसक, करते हैं आखेट हम मानो स्वर्ण वर्ण वाले इंसान हो जंतु, जीव जंतु, और प्रवचन देते हैं अहिंसा परमो धर्म, परंतु मानता है कौन? इस रंग भेदी व्यवहार पर क्यों होते हैं सब मौन? क्यों भूल जाते हो? नेट की कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। क्यों भूल जाते हो अब्राहम लिंकन को? क्यों भूल जाते हो वाशिंगटन को जो अमेरिका में लड़ी सम्मान की लड़ाई, या मार्टिन लूथर किंग को जिन्होंने पढ़ाया दुनिया को समानता का पाठ? क्यों भूल जाते हो नेल्सन मंडेला को जिन्होंने जीवन भर गोरों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, पूरी शांतिपूर्वक अहिंसक? क्यों भूल जाते हो अपने उन तमाम भारतीयों को जो अपनी रोजी रोटी के लिए किए हैं रुख इन काले भाइयों के देश में, जिन्हें गाहे बगाहे भुगतना पड़ता है परिणाम तुम्हारे बुरे और हिंसक व्यवहार का? सबको समझाते हो अतिथि देवो भव, सबको समझाते हो अतिथि देवो भव, और ऐसा क्यों हो जाते हो? मत पढ़ो फिर वसुधैव कुटुंबकम। क्यों यह लागू नहीं होता ये काले वर्ण के लोगों पे, भाई बहनों पे नहीं होता लागू? क्योंकि भेदभाव और हिंसा तुम्हारे मन में कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि भेदभाव और हिंसा तुम्हारे मन में कूट कूट कर भरी हुई है। शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे मौका दिया। मेरे मन बहुत धन्यवाद सर, जो है सभी ने बहुत कीमती समय दिया। आदरणीय फाकिर साहब जी, बहन शैली किरण जी और डॉक्टर संतोष पटेल जी, आप लोगों ने बहुत कीमती समय देकर के आज का दिया। आज क्योंकि ये समापन था और हम लोगों की तबीयत भी आज ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम नजले से हम लोग पीड़ित हैं, और फिर भी जो है क्योंकि ये पहले से शेड्यूल बना हुआ था आज की तारीख का, इसलिए दर्शक फोन भी कर रहे थे कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जरूरी हमने समझा कि जाना ही उचित रहेगा, क्योंकि सब लोग वेट करते हैं तो वेट कराना ठीक नहीं होगा, थोड़ा शरीर में कष्ट होगा, जरूर होगा। फाकिर साहब फिर मैं आपको एक दिन सेपरेट बुलाऊंगा और बहुत ही मतलब माइन्यूटली विश्लेषण करने के लिए आपको मैं फिर बधाई देना चाहता हूँ, और बहन शैली किरण जी को भी और संतोष पटेल जी को भी, आप लोगों ने जो है इस चैनल की शोभा बढ़ाई और बहुत ही कीमती समय निकाल करके दिया। मैं फिर धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को यही समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय संविधान।